अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू लॉ इट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ के इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटीज़ जो है वो किन किन तरीक़ों से टर्मिनेट हो सकती हैं, मतलब उनका ऑपरेशन किन किन तरीक़ों से ख़त्म हो सकता है। तो इसमें जो है इसको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले टर्मिनेशन हो सकती है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ एंड सेकेंडली जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए जो कि हम अपनी प्रीवियस 2-3 वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटीज़ के लॉज को जो रेगुलेट करने वाली कन्वेंशन है वो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 है, ठीक है। और ये जो सारे रूल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारे रूल्स भी हमें वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ में प्रोवाइड किए गए हैं कि किन किन तरीके से जो है एक ट्रीटी टर्मिनेट हो सकती है। तो सबसे पहले जो है आर्टिकल 54 जो है वो प्रोवाइड करता है कि ट्रीटी जो है एक्ट ऑफ द पार्टीज़ के ज़रिए टर्मिनेट हो सकती है। एक्ट ऑफ द पार्टीज़ में जो है फिर दो कंडीशन आ जाती है। एक तो डिनंसिएशन से मुराद ये है कि एक पार्टी के पास ट्रीटी के अंदर ही एक राइट दे दिया गया है। ट्रीटी के प्रोविज़न जो है वो सर्टेन होते हैं कि भाई ट्रीटी किस तरीके से टर्मिनेट होगी। उसमें जो है किसी पार्टी को, स्टेट पार्टी को राइट दे दिया गया है कि आप जो है अपना राइट एक्सरसाइज करके कभी भी चाहें या कुछ कॉन्टीजेंसी हैपनिंग के ऊपर जो है आप इस ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए कोई स्टेट जो है डिनंसिएशन करके ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकती है। सेकेंडली जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट कि अगर जो है ट्रीटी के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था जो कि डिनंसिएशन को अलाउ कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में जितनी भी स्टेट पार्टीज़ होंगी वो आपस में अपनी कंसेंट के साथ जो है एक ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकती हैं। तो ये तो हो गया आर्टिकल 54 जो कि डिफाइन करता है कि एक्ट ऑफ द पार्टीज़ के ज़रिए ट्रीटीज़ को टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकेंडली हमारे पास है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कि जहाँ पर पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उनकी विशेज़, उनकी विल काम नहीं करती, बल्कि लॉ जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो इसमें फिर हमारे पास कुछ जनरल 10 रूल्स हैं। ये लिस्ट बिल्कुल एग्जॉस्टिव तो नहीं है, लेकिन कुछ जनरल जो रूल्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सटिंक्शन ऑफ ईदर पार्टी कि जब कोई भी पार्टी, एक ट्रीटी होती है, अगर तो बायलेटरल ट्रीटी है तो ज़ाहिर है उसमें दो पार्टीज़ होंगी। अगर वो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है तो उसमें दो से ज़्यादा पार्टीज़ होंगी। तो उनमें से जो है अगर बायलेटरल ट्रीटी है तो दो में से कोई एक पार्टी जो है वह एक्सटिंक्ट हो जाए, या फिर अगर मल्टीलेटरल ट्रीटी है तो उनमें से जो है कोई मेजर स्टेट या फिर जो है एक से ज़्यादा स्टेट जो है वो इतनी स्टेट जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएँ कि बाकी कोई पीछे बचे ही ना। तो ऐसी सूरत में एक्सटिंक्शन से जो है ट्रीटी टर्मिनेट हो सकती है। एक्सटिंक्शन अब किस तरीके से हो सकती है कि स्टेट का वजूद ही ख़त्म हो जाए, दुनिया के नक्शे से वो ख़त्म हो जाए। वो एनेक्सेशन के ज़रिए हो सकती है, एक्सेशन के ज़रिए हो सकती है। मतलब एक स्टेट जो है वो अपना वजूद ख़त्म करके किसी दूसरी स्टेट के अंदर मर्ज हो गई है। सेकेंडली हमारे पास आता है एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड। कुछ ट्रीटीज़ जो होती हैं वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए होती हैं, कुछ ट्रीटीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती हैं, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उसके लिए कोई सर्टेन लिमिट नहीं है। तो अगर तो एक ट्रीटी है जो कि सर्टेन पीरियड के लिए है, तो जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होगा, ट्रीटी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। थर्डली हमारे पास है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इंडेफिनेट ऑब्जेक्ट के लिए होती है, मतलब वो ताउमर जो है चलने के लिए होती है, उनका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होता। या फिर ऑब्जेक्ट अगर होता भी है तो वो ऑब्जेक्ट जो है किसी उसके अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ख़त्म होने वाला नहीं होता, जो कि कंटिन्यूस में रहता है। तो कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती है जिनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट पूरा होना होता है और उसके बाद जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ऐसी सूरत में अगर तो एक ट्रीटी है जिसका मकसद किसी ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करना है, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान और इंडिया जो है दो आपस में ट्रीटीज़ करते हैं और ट्रीटी जो है वो होती है एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स के ऊपर। तो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रीटीज़ का मकसद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, प्रिजनर्स को एक्सचेंज करना। तो जैसे ही दोनों कंट्रीज आपस में प्रिजनर्स को एक्सचेंज कर लेंगे, ट्रीटी का ऑब्जेक्ट फुलफ़िल हो जाएगा एंड बाय फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद फोर्थली हमारे पास है नन परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, या फिर अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो नन परफॉर्मेंस ऑफ एसेंशियल कंडीशंस। अब कंडीशन जो है दो तरीके की होती हैं, एक कंडीशन होती है सब्सिक्वेंट, एक कंडीशन होती है प्री कंडीशन जिनको हम कहते हैं। तो इनमें से अगर तो कोई ट्रीटी ये प्रोवाइड करिए कि भाई इस ट्रीटी की इन्फोर्समेंट से पहले जो स्टेट पार्टीज़ हैं उन्होंने ये प्री कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करनी है, ठीक है। तो अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो ऐसी सूरत में ट्रीटी जो है वो इन्फोर्स होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर किसी ट्रीटी में जो है सब्सिक्वेंट कंडीशंस होती हैं कि आपने इस ट्रीटी के इन्फोर्समेंट में आने के बाद जो है ये फलानी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करनी है। अगर कोई स्टेट जो है उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती, उन जो कंडीशन, सर्टेन कंडीशन जो भी होती हैं उनको फुलफ़िल नहीं करती, तो ऐसी सूरत में नन परफॉर्मेंस की वजह से जो है एक ट्रीटी
का ऑपरेशन जो है ख़त्म हो जाएगा और ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। फिफ्थली हमारे पास है ऑब्लिगेशंस इनकम्पैटिबल विद यूएन चार्टर, कि ऐसी ऑब्लिगेशंस ट्रीटी के टर्म्स जो है वो स्टेट को कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर इम्पोज करें जो कि यूएन चार्टर की टर्म्स के साथ, प्रोविजंस के साथ जो है कन्फ्लिक्ट में है, इनकम्पैटिबल है। तो ऐसी सूरत में जो है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ ये कहती है कि जहाँ भी ऐसी सूरत आएगी कि ट्रीटी की टर्म्स और यूएन चार्टर में कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो ऐसी सूरत में जो यूएन चार्टर के प्रोविजंस होंगे, यूएन चार्टर के अंदर जो ऑब्लिगेशंस होंगी स्टेट की, वो प्रिवेल करेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर जो ऑब्लिगेशंस होती है वो इनकम्पैटिबल हो जाती है यूएन चार्टर के साथ, तो इस तरीके से भी ट्रीटी जो है वो उसका ऑपरेशन टर्मिनेट हो जाएगा। फिर सिक्सली हमारे पास आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जब ट्रीटी की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि ट्रीटी स्टेट पार्टीज़ के ऊपर इम्पोज कर रही है, वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। वो इम्पॉसिबिलिटी जो है बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज़ भी हो सकती है, किसी की निगलेक्ट की वजह से भी हो सकती है, या फिर जो है एक्ट ऑफ द गॉड के ज़रिए भी हो सकती है, मतलब नेचुरल जो फिनोमिनन्स होते हैं हमारे उनके ज़रिए भी हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है आर्टिकल 61 वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर जो है ट्रीटीज़ की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी ट्रीटीज़ जो है टर्मिनेट हो जाएंगी। सेवंथली हमारे पास है जो कि बहुत ही जनरल है, वो है आउटब्रेक ऑफ वार, कि अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान में जो है जंग छिड़ जाए तो ऐसी सूरत में ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जहन में रखिए कि कुछ ट्रीटीज़ जो होती हैं वो पॉलिटिकल नेचर की होती हैं, डिप्लोमेटिक नेचर की होती हैं, ट्रेड से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसी ट्रीटीज़ जो हैं वो आउटब्रेक ऑफ वार की सूरत में टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन ट्रीटीज़ वो जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होती हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ से रिलेटेड होती हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड होती हैं, या फिर उसके बाद जो है कोई ऐसी ट्रीटी होती है जो कि एक परमानेंस एलिमेंट से रिलेटेड होती है, फॉर एग्जांपल के बाउंड्रीज़ की डिमार्केशन करना, ठीक है। तो ऐसी ट्रीटीज़ टर्मिनेट नहीं होती, बल्कि डिप्लोमेटिक नेचर की, ट्रेड नेचर की, या फिर उसके अलावा जो हमारे पास होती हैं पॉलिटिकल नेचर की ट्रीटीज़ होती हैं, वो आउटब्रेक ऑफ वार की सूरत में टर्मिनेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ट्रेड ट्रीटी थी, अगर दोनों के दरमियान जंग होती है तो क्या करते हैं, वो ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर दोनों के दरमियान में कोई डिप्लोमेटिक ट्रीटी थी वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन जो है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटी है वो टर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर परमानेंस का एलिमेंट होता है, वो ट्रीटी जो है वापस टर्मिनेट नहीं हो सकती। तो आउटब्रेक ऑफ वार की सूरत में भी ट्रीटीज़ टर्मिनेट हो सकती हैं, लेकिन इनमें भी फिर ट्रीटीज़ की नेचर देखी जाती है। फिर हमारे पास 8ली आता है नंबर लेस देन रिक्वायर्ड। आर्टिकल 55 जो है इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि कुछ कन्वेंशंस, कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़, जो कि ये कहती हैं कि भाई जब एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं इसको रेटिफाई कर लेंगी या फिर इसके साथ एडर हो जाएंगी या फिर इसको एक्सीड कर लेंगी, तो उसके बाद जो है ट्रीटी ऑपरेशनल होगी, इन्फोर्समेंट होगी ट्रीटी की। तो अगर तो क्या होता है कि ट्रीटीज़ में फॉर एग्जांपल एक ट्रीटी है, उसमें 60 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट थी, 60 स्टेट्स ने उसको रेटिफाई कर लिया, लेकिन आने वाले वक्त में इनमें से किसी भी एक्ट के ज़रिए 60 से स्टेट्स जो है वो कम हो जाती हैं, मतलब फिगर क्या हुआ 60 से नीचे आ गया। तो जब भी इस नंबर ऑफ स्टेट जो है वो लेस देन रिक्वायर्ड आ जाएगा, तो ऐसी सूरत में भी ट्रीटी का ऑपरेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर 9th नंबर पर हमारे पास आता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेबस सिक स्टैंडिबस, जो कि आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें ये रेबस सिक स्टैंडिबस एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है थिंग्स स्टैंडिंग डज, के स्टेट ऑफ थिंग्स जो पहले थी जिस टाइम पर ट्रीटी बनी वो अब मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी ट्रीटी टर्मिनेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैसे कि एक जजीरा होता है, जजीरे से रिलेटेड को दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज जो है आपस में ट्रीटी करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है वो जजीरा जो है वो ज़मीन पानी के नीचे चला जाता है, मतलब गायब हो जाता है एक किस्म से। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि स्टेट ऑफ थिंग्स जो है जो पहले थी वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस वजह से इस डॉक्ट्राइन की वजह से आर्टिकल 62 के मुताबिक जो है ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। लास्टली हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ जस्ट कॉजेंस, प्रीएम्पटरी नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये प्रीएम्पटरी नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ से मुराद वो वाले नॉर्म्स होते हैं, वो वाले रूल्स होते हैं जिनको कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज़ करती है, और इनसे जो है कोई भी स्टेट होगी, कोई भी ट्रीटी होगी, कोई भी कन्वेंशन होगी, वो इन जो है नॉर्म्स के साथ कंट्राडिक्ट में नहीं हो सकती। आर्टिकल 53 के मुताबिक अगर कोई जिस टाइम पर ट्रीटी बनी है उस टाइम पर कोई प्रीएम्पटरी नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल एग्जिस्ट कर रहा था और ट्रीटी के टर्म जो है उस प्रीएम्पटरी नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ से कंट्राडिक्ट कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट में थे, तो ऐसी सूरत में डॉक्ट्राइन ऑफ जस्ट कॉजेंस के तहत वो ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी।
सेकेंडली जो है फिर आर्टिकल 64 के अंदर हमें फर्दर डिफाइन किया गया है कि एक ट्रीटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है पहले से, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है कि एक न्यू प्रीएम्पटरी नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो इमर्ज होके आ जाता है। तो ऐसी सूरत में उस न्यू प्रीएम्पटरी नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगर वो टीटी के टर्म्स के साथ कंट्राडिक्ट कर रहा होगा तो टीटी का जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जो है टीटी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ किन किन तरीके से हो सकती है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ में। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।